हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में हमारा 7वां पाठ चल रहा है, धातु अधातु। इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पाठ के स्वाध्याय को कैसे लिखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि हम स्वाध्याय पाठ में दिए गए स्वाध्याय का हम जो है कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। तो चलो देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग स्वाध्याय स्वाध्याय में पहला पाठ है। पहला प्रश्न है, तालिका पूर्ण करो। तालिका पूर्ण करो, इसमें जो है धातु के गुणधर्म दिए गए हैं। दैनिक जीवन में उपयोग आपको लिखना है। ऐसा टेबल बना करके दिया गया है, आपको इसका उत्तर इस टेबल में लिखना है। धातु के गुणधर्म यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया गया है। पहला है तन्यता, दूसरा है आघात बाध्यता, तीसरा है उष्मा का संचलन, चौथा है विद्युत का संचलन, पांचवा है ध्वन्यात्मकता। इसके आधार पर दैनिक जीवन में इसका जो है इस गुणधर्म का उपयोग करके कौन सा कार्य करते हैं वह लिखा जाएगा। तो तन्यता का गुणधर्म जो है, इसके आधार पर दैनिक जीवन में हम लोग सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं। इस गुणधर्म सोने चांदी का जो तन्यता का गुण है, इस गुणधर्म का उपयोग करके सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। आघात बाध्यता का जो गुणधर्म है, इसका उपयोग करके एल्यूमिनियम गैल्वेनाइल के पतरे बनाए जाते हैं। उष्मा का संचलन, इस गुणधर्म का उपयोग करके स्टेनलेस स्टील के बर्तन, तांबे के बर्तन और बॉयलर्स बनाए जाते हैं। विद्युत का संचलन, इसका जो है इस गुणधर्म का उपयोग करके तांबे के तार बनाए जाते हैं, जिसमें जो है विद्युत का संचलन बहुत जो है अच्छे से होता है। जो है तांबा विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। ध्वन्यात्मकता, इस गुणधर्म का उपयोग करके पीतल की वस्तुएं बनाई जाती हैं, पीतल की घंटियां बनाई जाती हैं। आप पूजा पाठ में देखते हैं पीतल की घंटियां आपको सुनाई पड़ती हैं। तो इस तरह से ये जो पांचों गुण है, गुणधर्म है, इसका उपयोग करके दैनिक जीवन में हम ये जो है वस्तुएं बनाते हैं, इनका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। समूह में न आने वाली शब्द लिखो। यहाँ पे अ आ ई 4 प्रश्न दिया गया है। पहला है सोना, चांदी, लोहा, हीरा। आ है तन्यता, भंगुरता, ध्वन्यात्मकता, आघात भर्दता। ई है सी, बी आर, यस, पी और बड़ी ई पीतल, कांसा, लोहा, इस्पात। तो इसमें से जो है अ में 4 चीजें दी गई हैं, सोना, चांदी, लोहा, हीरा। इसमें से कौन सा अलग है और कौन से 3 एक समूह में आएंगे, एक कौन अलग आएगा। तो इसमें देखेंगे कि हीरा जो है वह हीरा अलग है और सोना, चांदी, लोहा ये तीनों धातुएं हैं। हीरा अलग है, इसलिए उत्तर में हम लिखेंगे हीरा, अन्य तीनों धातुएं हैं। तन्यता, भंगुरता, ध्वन्यात्मकता, आघात बाध्यता, ये जो है गुणधर्म दिए गए हैं। तो ये जो है तन्यता, ध्वन्यात्मकता, आघात बाध्यता ये धातुओं के गुणधर्म हैं। और भंगुरता ये जो है ये जो अलग है, ये अधातुओं का गुणधर्म है। तो अन्य गुणधर्म धात्विक गुणधर्म है, यानी भंगुरता अलग है, ये अधातु का गुणधर्म है और तीनों जो है वो धातुओं के गुणधर्म है। इसलिए यहाँ पे हम भंगुरता लिखेंगे। सी, बी आर, एस पी ये धातु का नाम है। इसमें से ब्रोमीन यानी जो है जो इसमें बी आर है, बी ब्रोमीन इसको कहते हैं। बी आर यहाँ पे लिख देंगे, बी आर यानी ब्रोमीन। अन्य तीनों ठोस हैं। ब्रोमीन इसमें से अलग है, ये जो है द्रव में पाई जाती है। और बाकी सी यानी कॉपर, सल्फर, पोटेशियम ये तीनों जो है सी एस पी ये तीनों ठोस हैं। इसमें पीतल, कांसा, लोहा, इस्पात, इसमें पीतल, कांसा, लोहा, इस्पात ये लोहा इसमें से अलग है, क्योंकि पीतल और कांसा, इस्पात ये जो है मिश्र धातुएं हैं। इसमें 2 धातुएं मिला करके 2-3 धातुएं मिला करके इनको बनाया जाता है। तो लोहा जो है अलग है, बाकी पीतल, कांसा, इस्पात ये मिश्र धातुएं हैं। इसलिए इसे हमारा उत्तर हो जाएगा पहला हीरा, और इस तरह लिखेंगे अन्य तीनों धातुएं हैं। दूसरा उत्तर हो जाएगा भंगुरता, लिखेंगे अन्य गुणधर्म धात्विक गुणधर्म है। इसके आगे लिखेंगे ब्रोमीन यानी बी आर, अन्य तीनों ठोस हैं। अगला लिखेंगे लोहा, अन्य तीनों मिश्र धातुएं हैं। इस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न हम चलो देखते हैं। तीसरा प्रश्न, वैज्ञानिक कारण लिखो। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ऐसा क्यों होता है उसका वैज्ञानिक कारण हमें लिखना है। तो चलो देखते हैं वैज्ञानिक कारण। अ
में रसोई घर के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के नीचे के भाग पर तांबे का मुलम्मा चढ़ाया जाता है। जब आप जो है रसोई घर में आप देखोगे, आपके घर में जो गैस पर रखने वाले बर्तन हैं जिसमें खाना पकाया जाता है, उसमें देखेंगे तो स्टील का बर्तन होता है। स्टील का जैसे आप जो है कुकर देखे होंगे, उसके नीचे आप देखे होंगे तो तांबे का मुलम्मा यानी तांबा लगा हुआ आपको दिखाई देता है। तो क्यों तांबा लगाया जाता है, इसका कारण क्या है वैज्ञानिक, ये हमें बताना है। तो चलो देखते हैं इसका उत्तर। पहला कारण है स्टेनलेस स्टील के बर्तन लोहे और कार्बन, क्रोमियम, निकेल से बनी मिश्र धातु है। स्टील जो है मिश्र धातु है। दूसरा कारण है तांबे की उष्मा सुचालकता यानी स्टेनलेस स्टील के लोहे की अपेक्षा अधिक होती है। तांबे को शीघ्र तथा एक समान उष्मा मिलती है। खाद्यान्न को पकाने के लिए कम समय लगता है, अर्थात ईंधन की बचत होती है। इसलिए रसोई घर के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के नीचे के भाग में तांबे का मुलम्मा चढ़ाया जाता है। यानी स्टील की अपेक्षा जो तांबा होता है उसमें जो है उष्मा सुचालकता का गुण बहुत अधिक होता है। तो तांबे पर जो है ईंधन यानी जो हम उष्मा देते हैं वो समान रूप से और अधिक लगती है। इस तरह से ईंधन की बचत होती है, क्योंकि आज जो है ईंधन की बचत करना भी आवश्यक है और समय की भी बचत होती है। ईंधन की बचत होती है, समय की बचत होती है, इसलिए जो है हम इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। फिर से देख लेते हैं। स्टेनलेस यानी नंबर हम दे सकते हैं या नहीं नंबर देंगे तो भी होगा। स्टेनलेस स्टील के बर्तन लोहे और कार्बन, क्रोमियम, निकेल से बनी मिश्र धातु है। दूसरा नंबर तांबे की उष्मा सुचालकता स्टेनलेस स्टील के लोहे की अपेक्षा अधिक होती है। तांबे को शीघ्र तथा एक समान उष्मा मिलती है। खाद्यान्न को पकाने के लिए कम समय लगता है, अर्थात ईंधन की बचत होती है। इसलिए रसोई घर के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के नीचे के भाग में तांबे का मुलम्मा चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है जो इसमें आ है, उसमें कारण बताना है हमें। वैज्ञानिक कारण, तांबे और पीतल के बर्तनों को नींबू से क्यों घिसा जाता है। आप घर में देखे होंगे कि जो है तांबे या पीतल के बर्तन होते हैं तो अक्सर उसमें जो है नींबू का उपयोग करके लोग उसको घिसते हैं। क्यों घिसते हैं, इसका कारण क्या है, कारण बताएंगे। तांबा पहला कारण है, तांबा यानी आर्द्र नमी युक्त हवा की ऑक्सीजन के कारण अपक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड निर्मित करता है। यही कॉपर ऑक्साइड हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके तांबे के पृष्ठ भाग पर कॉपर कार्बोनेट की हरी परत के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण तांबे की चमक मंद पड़ जाती है और वह मलिन हो जाता है। यानी आप देखे होंगे कि तांबे पर हरे कलर जो है हो जाते हैं। एक दिन दो दिन तांबे का बर्तन रखा रहता है तो वह जो है इस तरह से उस पर हरे कलर का परत जमा हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए नींबू के रस में अम्लीयता पाई जाती है। नींबू का जो रस होता है इसमें अम्लीयता पाई जाती है। भास्मिक गुण धर्म होने के कारण कॉपर कार्बोनेट की हरी परत नींबू के रस में घुल जाती है और तांबे के बर्तन जो है स्वच्छ होकर के पुनः चमकने लगते हैं। यानी जो नींबू होता है इसके अंदर जो गुणधर्म पाए जाते हैं, नींबू के रस में अम्लीयता पाई जाती है और भास्मिक गुणधर्मी होने के कारण वह कॉपर कार्बोनेट की हरी परत जो है नींबू के रस में घुल जाती है। तांबे और पीतल के बर्तन स्वच्छ होकर पुनः चमकने लगते हैं। यानी नींबू के रस को हम मिला करके जब उसको घिसते हैं तो ये जो है उसमें वैज्ञानिक जो है रासायनिक अपक्रिया होती है, जिसके कारण बर्तन चमकने लगते हैं। इसलिए नींबू के रस से तांबे के बर्तन को घिसा जाता है, तांबे या पीतल के बर्तनों को घिसा जाता है। यह हम उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न ये है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम धातु जो है इसको मिट्टी के तेल में ही क्यों रखा जाता है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण है वैज्ञानिक कारण। पहला, सोडियम सामान्य तापमान पर भी हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ तीव्र अभिक्रिया करने वाला धातु तत्व है। हवा की ऑक्सीजन, जल वाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड से भी यह अभिक्रिया करके जलने लगता है। दूसरा है, सोडियम केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डूब जाता है तो मिट्टी के तेल से यह अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए सोडियम धातु को सदैव मिट्टी के तेल में रखते हैं। यानी जो है सोडियम केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में जो है यह अभिक्रिया नहीं कर पाता है।
इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे चौथा नंबर पे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर लिखना है। अ है, धातुओं का क्षरण न होने देने के लिए तुम क्या करोगे। यानी आप जानते हैं धातुओं में क्षरण भी होता है, तो क्षरण को रोकने के लिए, क्षरण न हो, क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। धातुओं का क्षरण न हो इसलिए उस पर तेल, ग्रीस, वार्निश तथा रंगों की परत चढ़ाई जाती है। आप देखे हैं सामान्य रूप से ये सब कार्य होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि जो है लोहे की जो आप देखे होंगे वस्तुएं, या घर में जो ग्रिल वगैरह होता है उस पर जो है कलर किया जाता है, यानी पेंट किया जाता है, तो ये सब बचाने के लिए ही। तो धातुओं का क्षरण न हो इसलिए उस पर तेल, ग्रीस, वार्निश तथा रंगों की परत चढ़ाई जाती है। अन्य जंग न लगने वाली धातुओं का मुलम्मा भी उस पे लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। जैसे लोहे पर जस्ते का मुलम्मा दे करके लोहे का क्षरण रोका जा सकता है। इस क्रिया के कारण धातु के पृष्ठ भाग पर यानी भाग का हवा से संपर्क टूट जाता है। यानी मुलम्मा चढ़ाने से जो धातुएं हैं उसका पृष्ठ भाग जो होता है उससे हवा नहीं टकराती है, हवा से संपर्क उसका टूट जाता है। फलस्वरूप रासायनिक अपक्रिया घटित न होने के कारण क्षरण नहीं होता है, यानी हवा से संपर्क टूट जाता है तो रासायनिक क्रिया नहीं होती है और क्षरण भी नहीं होता है। इस तरह से हम इसका कारण लिख सकते हैं। तो फिर से देख लें, धातुओं का क्षरण न हो इसलिए उस पर तेल, ग्रीस, वार्निश तथा रंगों की परत चढ़ाई जाती है। अन्य जंग न लगने वाली धातुओं का मुलम्मा दिया जाता है। लोहे पर जस्ते का मुलम्मा देकर लोहे का क्षरण रोका जा सकता है। इस क्रिया के कारण धातु के पृष्ठभाग का हवा से संपर्क टूट जाता है। फलस्वरूप रासायनिक अपक्रिया घटित न होने के कारण क्षरण नहीं होता है। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला जो इसमें कारण प्रश्न है आ, पीतल तथा कांसा ये मिश्र धातुएं किन किन धातुओं से बनी होती हैं। पीतल तथा कांसा ये मिश्र धातुएं हैं, तो ये किन धातुओं से बनी हैं इसको बताना है। पीतल नामक जो मिश्र धातु है, पीतल नामक मिश्र धातु तांबे और जस्ते द्वारा बनाई जाती है। ये तांबे और जस्ते द्वारा बनाई जाती है। कांसा नामक मिश्र धातु को तांबे और टीन से बनाते हैं, यानी दोनों में तांबा का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो पीतल है उसमें जो है जस्ते का उपयोग किया जाता है, यानी जस्ते मिला करके उसमें बनाया जाता है तांबा और जस्ता। कांसा जो होता है उसमें तांबा और टीन मिला करके बनाया जाता है। क्षरण के दुष्परिणाम कौन से हैं बताना है आपको। क्षरण के दुष्परिणाम कौन से हैं, क्षरण होने से क्या जो है नुकसान होता है। तो लोहे पर ऑक्सीजन की गैस की अभिक्रिया होने पर लाल भूरे रंग की परत यानी Fe2O3 XH2O इस तरह जो है आपको एक अपक्रिया दिखाई देती है। आयरन ऑक्साइड निर्मित होती है, यानी जब लोहे पर ऑक्सीजन गैस की अपक्रिया होती है तब उस पर लाल भूरे रंग की परत दिखाई देती है। इसको आयरन ऑक्साइड Fe2O3 XH2O इस तरह से रासायनिक अपक्रिया दिखाया जाता है। आयरन ऑक्साइड निर्मित होती है। तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपक्रिया होने से हरे रंग की परत कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनती है, निर्मित होती है। चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अपक्रिया होने पर काले रंग की परत यानी Ag2S सिल्वर ऑक्साइड तैयार होती है। तो क्षरण के कारण स्वयं चलित वाहन, पुल, लोहे की वस्तुएं, जहाज के लिए खतरा निर्माण हो जाता है, यानी वो क्षरण होने से कमजोर हो जाएंगे तो उनका खतरा बढ़ जाता है। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए चांदी तांबे की वस्तुओं की चमक भी मंद हो जाती है। तो इस तरह से जो है उसको बचाना भी जरूरी होता है। ये जो है क्षरण के दुष्परिणाम है। तो फिर से देखते हैं इसका उत्तर। लोहे पर ऑक्सीजन गैस की अपक्रिया होने पर लाल भूरी रंग की परत यानी Fe2O3 XH2O आयरन ऑक्साइड निर्मित होती है। तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपक्रिया होने से हरे रंग की परत कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निर्मित होती है। चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अपक्रिया होने पर काले रंग की परत Ag2S सिल्वर ऑक्साइड तैयार होती है। क्षरण के कारण स्वयं चालित वाहन, पुल, लोहे की वस्तुएं, जहाज के लिए खतरा निर्माण होता है। चांदी तांबे की वस्तुओं की चमक मंद हो जाती है, इसलिए जो है हमें क्षरण से उन्हें बचाना आवश्यक है। हमारा ये
जो है क्षरण के दुष्परिणाम है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ई राजु धातु के उपयोग कौन से हैं? आप जानते हैं राजधातुएं जो है सोना चांदी प्लेटिनियम ये राजधातुएं हैं। तो इनका उपयोग किस काम में होता है? तो हम इसको उत्तर में देखते हैं। पहला है सोने चांदी और प्लेटिनियम का उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आप देखे हैं घरों में सोने चांदी के आभूषण सब लोग बनाकर पहनते हैं। दूसरा है चांदी का उपयोग औषधियों में भी किया जाता है। सोने चांदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं, जो आपको खेल कूद में पदक मिलते हैं लोगों को। सोने चांदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी सोने का उपयोग किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें जो है भी सोने चांदी का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम प्लेडियम धातु का उपयोग संप्रेरक के रूप में भी किया जाता है। तो इस तरह से इसका राजधातु का उपयोग है, इसको हम लिख सकते हैं। फिर से देखते हैं। पहला है सोने चांदी और प्लेटिनम का उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है चांदी का उपयोग औषधियों में किया जाता है। तीसरा है सोने चांदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं। चौथा है कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी सोने का उपयोग किया जाता है। पांचवा है प्लेटिनम प्लेटिनियम धातु का उपयोग संप्रेरक के रूप में किया जाता है। इस तरह से ई का उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न 5। नीचे जंग लगने की क्रिया दी गई है। इस क्रिया में तीनों परख नलियों का अवलोकन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे परख नली 1, परख नली 2, परख नली 3 है। इसमें देखेंगे परख नली में हवा, पानी, जंग लगी हुई कील यहाँ पे है। और परख नली 2 में यहाँ पे तेल है, यहाँ उबला हुआ पानी है और इसमें कील है। तीसरे में देखेंगे यहाँ पे शुष्क हवा है, यहाँ पे पानी वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है और जो है यहाँ पे कील है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है देखते हैं। प्रश्न है परख नली 2 के कील पर जंग क्यों नहीं लगा है? इस पे जो है जंग नहीं लगा हुआ है। ये जो कील है इसमें रखी गई परख नली में, इसमें जंग नहीं लगा है। इसका कारण क्या है? प्रश्न है परख नली 1 के कील पर बहुत जंग क्यों लगा है? इसमें ज्यादा जंग लगा हुआ है, क्यों लगा है ये बताना है। परख नली 3 के कील पर जंग चढ़ेगा क्या? यानी जो परख नली 3 में जंग कील रखी गई है इस पे जंग चढ़ेगा क्या, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? चलो आगे देखते हैं। परख नली 2, पहला प्रश्न जो है इसका उत्तर बताएंगे। परख नली 2 के कील पर जंग क्यों नहीं लगी? इसका कारण लिखेंगे। परख नली 2 में हवा का संपर्क तेल के कारण टूट जाता है। ऊपर आपको तेल दिख रहा था, तो परख नली 2 में हवा का संपर्क तेल के कारण टूट जाता है। इस कारण कील का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तेल के नीचे स्थित उबला पानी गैस रहित होता है, अतः परख नली 2 के कील पर जंग नहीं लगी। पहला कारण लिख देंगे पहले परख नली में जो है जंग क्यों नहीं लगा। दूसरा प्रश्न है परख नली 1 के कील पर बहुत जंग क्यों लगी? इसका कारण लिखेंगे उत्तर में। परख नली 1 के कील पर बहुत जंग लगी है क्योंकि कील पानी तथा हवा दोनों के संपर्क में, उससे पानी भी भरा है और हवा भी संपर्क में है। तो क्योंकि कील पानी तथा हवा दोनों के संपर्क में होने के कारण उसका ऑक्सीकरण शीघ्र होता है और उस पर जंग लग गई है। तो ये जो है एक में जो जंग लगा हुआ है इसका कारण इस तरह लिखेंगे। परख नली 1 के कील पर बहुत जंग लगी है क्योंकि कील पानी तथा हवा दोनों के संपर्क में होने के कारण उसका ऑक्सीकरण शीघ्र होता है। और तीसरा लिखेंगे परख नली 3 के कील पर जंग चढ़ेगी क्या? इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो परख नली 3 में कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाया गया है क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड नमी यानी आर्द्रता सोखता है, इसलिए शुष्क हवा तैयार होती है तथा कील पर जंग लगने से रोकथाम होती है, यानी उस पर जंग नहीं लगेगा। परख नली 3 में जो कील रखी गई है उस पर जंग नहीं लगेगा। लेकिन हम इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। परख नली 3 में कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड यानी नमी आर्द्रता सोखता है, इसलिए शुष्क हवा तैयार होती है तथा कील पर जंग लगने से रोकथाम होती है। तो इस तरह से आप पांचों प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है समाप्त हो रहा है। आप उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से अपना स्वाध्याय लिख सकेंगे, समझ सकेंगे, याद कर सकेंगे। और मैं अपना सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।